नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं आपके अपने कार्यक्रम द एडिटर शो में दिन भर की खबरें लेकर। इस शो में आप और हम करेंगे विस्तार से चर्चा आपसे जुड़ी देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की। पहली खबर होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई टीम से जुड़ी। मोदी 3.0 में मध्य प्रदेश से कौन से सांसद शामिल होंगे और क्यों, ये भी हम बताएंगे। दूसरी खबर होगी छत्तीसगढ़ से जुड़ी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 11 में से 10 सीटें जीती हैं और इसका इनाम छत्तीसगढ़ के सांसदों को मिलना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई टीम में प्रदेश के कई सांसद रेस में हैं। कौन है वो सांसद और किसका पलड़ा भारी है, हम दिखाएंगे आगे आपको। तीसरी खबर कांग्रेस की रणनीति से जुड़ी है। शिवराज सिंह चौहान को हमेशा घेरने वाली कांग्रेस अब शिवराज सिंह चौहान पर मेहरबान क्यों हो रही है। चारों तरफ से मांग की जा रही है कि शिवराज सिंह चौहान की जीत बहुत बड़ी है, इसलिए उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। आखिर कांग्रेसियों को शिवराज सिंह चौहान क्यों इतने पसंद आ रहे हैं, इसकी सियासी रणनीति भी हम आपको बताएंगे। चौथी खबर अयोध्या से जुड़ी है। भगवान राम की नगरी में बीजेपी प्रत्याशी को वहां की जनता ने तो राम राम कह दिया। आखिर अयोध्या में क्या रही बीजेपी की हारने की वजह, ये भी हम आपको बताएंगे। पांचवी खबर होगी एक ऐसी लड़की की कहानी जिसका दर्द और जख्म सबके लिए एक रहस्य बने हुए हैं। आखिर क्या है जख्मों की वजह और कौन दे रहा है उसे ये घाव, ये भी दिखाएंगे। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ाई के प्रेशर में बच्चे आत्महत्या का कदम उठा रहे हैं। हम ये भी बताएंगे बच्चों को आत्महत्या से रोकने के लिए पेरेंट्स को खुद में क्या बदलाव करने जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द एडिटर शो। आज के शो में सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीति के अंगना में उतरी नई नवेली कंगना की। विवाद है जो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे। आज कंगना को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला जवान ने थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ मारने वाली जवान कुलविंदर ने बाद में बताया कि वो कंगना के किसान आंदोलन पर दिए गए आपत्तिजनक बयानों से आहत थी। फिर बाद में कंगना का भी बयान सामने आया। आप सिलसिलेवार इस तरीके से इस घटनाक्रम को देखिए। कोई बात नहीं, सब इशू होता रहता है। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं और आई एम सेफ। और इस अप्रिय विवाद के बाद अब बात करते हैं देश की राजनीति की। दिल्ली में मोदी सरकार की शपथ की तैयारियों के साथ ही मंत्रिमंडल गठन की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। कौन बनेगा मोदी सरकार में मंत्री, इसकी अटकलें लगने लगी हैं। मध्य प्रदेश से भी केंद्र में मंत्री बनने वाले लोगों की लिस्ट लंबी है। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीडी शर्मा के नाम के चर्चे तो हैं, मगर इन नामों की दावेदारी में कितनी है वजनदारी, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कौन बनेगा मोदी का मंत्री? एमपी के मन में मोदी, लेकिन मोदी के मन में क्या? मध्य प्रदेश में कांग्रेस को क्लीन स्वीप करने के बाद अब सभी मंत्रियों ने दिल्ली की ओर कूच कर दिया है। नवनिर्वाचित सांसदों को शुक्रवार को दिल्ली में पार्टी की संसदीय दल की बैठक में शामिल होना है। इनके साथ साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव और दोनों उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा व राजेंद्र शुक्ल भी दिल्ली पहुंचेंगे। इस बार मध्य प्रदेश ने नया कीर्तिमान जो रचा है। हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी के लिए सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश ने दी है। अब सवाल ये है कि मोदी कैबिनेट में एमपी के नेताओं को कितनी जगह मिलेगी। देश में सियासी गतिविधियां बहुत तेज हैं और इसमें एनडीए की बैठक हो गई और ये भी तय हो गया कि अब मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और मोदी ही पीएम होंगे। लेकिन असली दौर तो अब मंत्री पद को लेकर है। मध्य प्रदेश जिसने बेहतर परफॉर्म किया, यानी बीजेपी ने यहाँ 29 की 29 सीटें जीती, इसलिए स्वाभाविक है चर्चा हो रही है कि यहाँ
2 से 3 या 5 मंत्री भी हो सकते हैं। इसमें शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हिमाद्री सिंह, अनीता नागर को और इसके साथ साथ में महेंद्र सिंह को भी प्रतिनिधित्व मिल सकता है। मोदी सरकार में मध्य प्रदेश की जिस मंत्री को जगह दी जा सकती है उसमें पहला नाम लाडली बहनों के मामा शिवराज सिंह चौहान का नाम है। मोदी कैबिनेट में शिवराज की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। वे 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एमपी के प्रचंड जीत में लाडली बहना स्कीम का बड़ा रोल साबित हुआ है। लाडली बहना स्कीम शिवराज कार्यकाल की लोकप्रिय स्कीम रही है। सीएम न रहते हुए भी शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में लोकप्रिय नेता हैं। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान हरदा में प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ कहा था कि वो उन्हें दिल्ली ले जाना चाहते हैं। अब फिर मैं एक बार उनको ले जाना चाहता हूं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को मोदी सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलना तय मानी जा रही है। इसके अलावा मोदी कैबिनेट में वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी शामिल है। सिंधिया मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता में वापसी के किंग मेकर साबित हुए हैं। 2019 में सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर कमलनाथ सरकार का तख्ता पलटा था। मेरे सभी सेनापतिगण, इस युद्ध में जो आप और हमने मिलकर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है, मैं हृदय की गहराइयों से मेरे एक एक सेनापति को दिल के गहराइयों से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा का नाम भी आता है। वीडी शर्मा के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 163 सीटें जीती थी। उनका सत्ता के साथ बेहतर समन्वय रहा है। दूसरी बार सांसद चुने गए हैं और खजुराहो से 5 लाख वोटों से जीत हासिल की है। उनका अध्यक्ष पद का कार्यकाल फरवरी 2023 में खत्म हो चुका था, लेकिन चुनाव को देखते हुए उन्हें एक्सटेंशन दिया गया था। विष्णुदत्त शर्मा जी दिखते पतले दुबले हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में भाजपा ने इस बार मध्य प्रदेश में नया इतिहास रच दिया है। इसके अलावा मंडला से सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और टीकमगढ़ से सांसद वीरेंद्र कुमार खटीक का भी नाम सामने आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर कार्यकर्ता के लिए काम के लिए कार्यकर्ता, ये जो सिद्धांत है ये तय है। किसी को मंत्री बनाया जाएगा, किसी को क्षेत्र की जिम्मेदारी दी जाएगी, किसी को संगठन। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति है। सिर्फ चुनाव लड़के मंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता काम नहीं करते। इस बार ऐसा पहली बार हुआ है जब मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। 2014 के चुनाव में 27 और 2019 में बीजेपी को 28 सीटें मिली थी। वहीं इस बार ये भी तय है कि मोदी सरकार की तस्वीर पिछले 2 कार्यकालों से बदली हुई नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और मध्य प्रदेश की ही तरह छत्तीसगढ़ से भी मोदी मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, इसको लेकर भी कयासबाजी शुरू हो गई है। नाम तो कई हैं, मगर जिन नामों पर सहमति बन सकती है वो है बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल और संतोष पांडे। छत्तीसगढ़ में भी 11 में से 10 सीट जीतकर बीजेपी ने अपने पुराने प्रदर्शन को बरकरार रखा है। इससे राज्य के ज़्यादा सांसदों की दावेदारी बनती है। देखिए कौन आगे और कौन पीछे है मंत्री बनने की दौड़ में। ये वो 3 चर्चित चेहरे हैं जिनकी जीत अपने आप में एक मिसाल है। किसी के नाम सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड है तो किसी ने बड़े चेहरे को हराया है और अब इनका नाम मोदी सरकार 3.0 में मंत्रियों की फहरिस्त में शामिल है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। वहीं एक सीट पर कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई है। बीजेपी की बेहतर परफॉर्मेंस के कारण प्रदेश से एक सांसद का केंद्रीय मंत्री बनना तय बताया जा रहा है। इस दौर में सबसे आगे बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पांडे और विजय बघेल का नाम है। बृजमोहन अग्रवाल का नाम बम्पर जीत के रिकॉर्ड पर टॉप 10 में शामिल है। उन्होंने कांग्रेस के विकास उपाध्याय को हराया है। कुल 10,50,351 वोट मिले हैं। बृजमोहन अग्रवाल 5,75,000 वोटों से जीते हैं।
वो 8 बार से लगातार विधायक रह चुके हैं और पहली बार सांसद बने हैं। प्रदेश में बीजेपी का पुराना कद्दावर और अनुभवी चेहरा माने जाते हैं। बृजमोहन अग्रवाल देश के टॉप 10 विजेताओं में शामिल हैं। ऐसा पहली बार है जब लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ का कोई प्रत्याशी 5,75,000 वोट से जीता हो। बृजमोहन की ये जीत पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है। वहीं संतोष पांडे ने भी रिकॉर्ड तोड़ा है। संतोष पांडे ने भूपेश बघेल जैसे बड़े चेहरे को हराया है। भूपेश बघेल को 6,67,646 वोट मिले हैं। उन्हें 7,12,057 वोट मिले हैं। वो लगातार दूसरी बार जीतने वाले सांसद बने हैं। अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए संतोष पांडे ने शहर में विजय जुलूस निकाला था। और वहीं छत्तीसगढ़ की वीआईपी सीट की बात करें, जिसमें दुर्ग लोकसभा सीट आती है, इस पर विजय बघेल ने जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू को हराया है। 4,38,226 वोटों से जीत हासिल की है। विजय बघेल को 9,56,497 वोट मिले हैं। विजय बघेल भूपेश बघेल के भतीजे हैं, जिनकी केंद्रीय नेतृत्व तक मजबूत पकड़ मानी जा रही है। ये तीनों चेहरे संभावित हैं, लेकिन इन तीनों में से आकलन किया जाए तो मंत्री रहने का लंबा अनुभव बृजमोहन अग्रवाल के पास है। संतोष पांडे ने भूपेश बघेल को हराया तो है, लेकिन यह मार्जिन ज्यादा बड़ा नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ के सांसदों को मंत्री बनाए जाने के सवाल पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का क्या कहना है, आपको बताते हैं। देखिए, कौन केंद्र में मंत्री बनेंगे ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होगा, पर डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हम तेज गति से छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में ठोस और मजबूती से काम कर पाएंगे। वहीं कांग्रेस के नेता इन मंत्रियों की काबिलियत पर भी सवाल उठा रहे हैं। यहाँ के विकास कार्यों को क्वेश्चन मार्क लगाने का, प्रश्न चिन्ह लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यहाँ से नेतृत्व देना चाहिए। जब 9 सांसद यहाँ से जीत कर जाते हैं तो क्यों उनको जिम्मेदारी और जवाबदारी बड़ी नहीं मिलती। मैं ये भी समझता हूँ, हो सकता है कोई किसी की इतनी काबिलियत भी नहीं होगी कि केंद्र की सरकार में वो मंत्री बन पाए। चुनाव कोई वेव में, कोई बहाव में वो जरूर जीते। इन नेताओं के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि आने वाले दिनों में जल्द ही ये साफ हो जाएगा कि इन तीनों मंत्रियों में से किसे दिल्ली बुलाया जाता है या फिर कोई नया चेहरा सामने निकल कर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे तो चुनाव परिणाम आने के बाद सबसे पसंदीदा चर्चा का विषय यही होता है कि कौन बनेगा मंत्री, मगर मंत्री बनाना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है और हम जानते हैं कि मंत्रियों की लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने की कवायद आखिरी मौके तक चलती रहती है। किसी के मंत्री बनने का पैमाना उस नेता की जाति, उसके इलाके की राजनीति और उसकी पार्टी की वफादारी पर निर्भर होता है। इसलिए मंत्रिमंडल की शपथ तक एक कयासबाजी चलती रहेगी कि कौन कौन बनेगा मंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात विदिशा की करते हैं। शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव बड़े अंतर से क्या जीते, बहुतों के तो सुर ही बदल गए। बीजेपी के नेता तो शिवराज के मुरीद थे ही, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी उनको मोदी से बड़ा बताना अब शुरू कर दिया है। कोई उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहा है तो कोई उनको बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, मगर ये तारीफ कोई यूं ही नहीं हो रही। इसके पीछे के मकसद को टटोलते हुए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मामा की मुरीद कांग्रेस या फिर मोदी से परहेज। लाखों की मुस्कान से मेरी बहनों के चेहरे चमक रहे हैं। भांजे भांजियों का जोश, उनकी खुशी छलक रही है। बुजुर्गों का आशीर्वाद रंग लाया, ये आपकी ही जीत है। शिवराज सिंह जी चौहान उनके समकक्ष नेता हैं। कई सालों से मामा को कुश्ती आई कांग्रेस आखिर क्यों कह रही है कि शिवराज मोदी से बड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक हर तरफ कांग्रेसी पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफों के पुल बांध रही है और उन्हें पीएम बनाने की सलाह दे रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट कर लिखा है कि हर जगह केवल शिवराज ही छा रहे हैं। जवाब में विवेक तनखा ने कहा, हाँ, शिवराज जी एक परिपक्व राजनेता हैं। शिवराज सिंह जी चौहान उनके समकक्ष नेता हैं। जितनी बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, उतनी ही बार कमोबेश शिवराज सिंह जी ने कंटिन्यूटी बतौर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को दी है। और जब उनसे अधिक वोटों से 8 लाख लोगों से वो जीते हैं, वोटों से जीते हैं, तो यहाँ हम क्षेत्रवाद तो चलाएंगे।
मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी से वैचारिक मतभेद हमारे होंगे, पर जब मध्य प्रदेश के सम्मान की बात होगी तो हम सब शिवराज सिंह जी के साथ खड़े हैं। उनमें क्या गुण है? कुछ कांग्रेस नेता तो ये तक कह रहे हैं कि अगर शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो एमपी के मतदान की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन अचानक से केंद्र से लेकर प्रदेश स्तर पर सभी कांग्रेस के नेताओं का शिवराज सिंह चौहान के कसीदे पढ़ा जाना अपने आप में अटपटा सुनाई पड़ता है। उधर इस पर बीजेपी क्या कुछ कह रही है, ये भी सुन लीजिए। सबसे पहले तो ये प्रश्न वो उठाते हैं जो स्वयं अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी की गारंटी, मोदी जी के नेतृत्व में ये ऐतिहासिक और अभूतपूर्व चुनाव लड़ा और ऐसे ही परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिले। ये सब भारतीय जनता पार्टी का घर का मामला है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बना रही है। मोदी जी सर्वमान्य नेता के रूप में इस देश के, इस विश्व के ताकतवर नेता हैं। एनडीए के नेता भी चुने जा चुके हैं। कांग्रेसियों को अपना काम, अपना नया अध्यक्ष चुनना चाहिए, ना कि ये कोरी बयानबाजी। अब इसे कांग्रेस की चाल कहें या शिवराज के प्रति अचानक उमड़ा प्रेम, लेकिन शिवराज के मन में क्या है वो खुद नतीजों के दिन साफ बता चुके हैं। मेरे मन में तो बस एक ही सपना है। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि अब 29 कमल के फूलों की माला मध्य प्रदेश से मोदी जी के गले में डालेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूं, कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और जनता का आभार प्रकट करता हूं कि इतना विराट आशीर्वाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को दिया है। मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जीत के बड़े सूत्रधार जरूर हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने जिस तरह से नेतृत्व में परिवर्तन किया, उसका फायदा लोकसभा चुनाव के नतीजों में साफ देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल राजनीति में जब कोई नेता दूसरे नेता की तारीफ करता है तो उसका असर उल्टा ही होता है। कांग्रेसियों की ओर से की जा रही इस तारीफ से शिवराज सिंह भी असहज ही होंगे, क्योंकि ये तारीफ कभी भी उन पर भारी पड़ सकती है। इतना तो शिवराज जानते ही हैं। मगर फिलहाल तो शिवराज इन तारीफों से बेपरवाह होकर दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां उनको पार्टी केंद्रीय मंत्री बनाने की सोच रही है, ऐसे हमारे सूत्र कह रहे हैं। बीजेपी ने चुनाव में 63 सीटें हारी हैं, मगर जिस सीट पर हार के सबसे ज्यादा चर्चे हैं वो है उत्तर प्रदेश की अयोध्या की सीट, जहां बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के अवधेश पासी ने हराया है। जिस अयोध्या में राम मंदिर बना, जिसकी देश दुनिया में जबरदस्त ब्रांडिंग हुई, उसी राम मंदिर को बीजेपी ने चुनाव में मुद्दा भी बनाया। मगर अयोध्या सीट बीजेपी इस तरह हार जाएगी किसी ने भी सोचा ना था। बीजेपी की अयोध्या शिकस्त पर देखिए हमारा ये विश्लेषण। बाईस जनवरी के दिन अयोध्या में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो अयोध्या में नारे लग रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम मंदिर निर्माण की वजह से अयोध्या में जश्न का माहौल था। ये भी साफ था कि अयोध्या वासी मोदी सरकार के कामकाज से खुश हैं। लेकिन 4 जून को जब नतीजे सामने आए तो हर कोई चौंक गया। किसी को भी ये भरोसा तक नहीं हुआ कि जिस अयोध्या के नाम पर बीजेपी देश भर में वोट मांग रही थी, उसी अयोध्या में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने 54,567 वोटों से मात दी है। ये पूरे हर पहलू पर फेलोर रही। इसका कोई मुद्दा नहीं था, केवल मुद्दा नहीं था, इनका मुद्दा था मंदिर, मस्जिद, हिंदू, पाकिस्तान, सब था मुद्दा। आज जो मुद्दा है हमारे देश का, महंगाई का मुद्दा है। बीजेपी की अयोध्या में हार के पीछे जिन वजहों को गिना जा रहा है, आपको वो भी समझाते हैं। राम मंदिर से लोग खुश थे, लेकिन सांसद लल्लू सिंह से नाराज थे। समाजवादी पार्टी ने गैर यादव प्रत्याशी उतारकर बाजी पलटने का काम किया है। बीजेपी को शहर से वोट मिले, वहीं गांव वालों का रुख सपा की ओर रहा। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर जातिगत समीकरण हावी दिखे हैं। मंदिर निर्माण के कारण मकान दुकान टूटने से भी लोगों में नाराजगी थी।
फैजाबाद सीट पर बीजेपी की हार को लेकर जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो अखिलेश ने कहा कि अयोध्या की जनता ने बीजेपी को हराया है। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। अयोध्या में बीजेपी की हार के बाद कई लोगों को धक्का लगा है। रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभा चुके सुनील लहरी तो इतने आहत हुए कि अयोध्या वासियों पर भड़क गए और स्वार्थी तक कह डाला। लेकिन फैजाबाद सीट पर बीजेपी की हार पर अयोध्या वासियों ने क्या कहा, ये भी सुनिए। ये सोचना ही बहुत बुरा है। मतलब पूरे देश में अयोध्या का एकदम से पूरा अस्तित्व ही खत्म कर दिया इन लोगों ने। जो उन्होंने इतना ऊंचा मतलब विश्व स्तर पर लेकर गए, ये लोग मारे एकदम पूरा उसको गड्ढे में डाल दिए सब। पूरा बहुत ही बुरा लग रहा है। ये समझ लीजिए कि जब से हमने सुना है तब से बहुत ही खराब लग रहा है, एकदम से अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ नहीं होगा, रहेगा भाजपा। हाँ, एक चीज हम कहेंगे कि राम मंदिर के स्नेह जिसको मिलना था ले गया तीसरा। बाकी अयोध्या में वैसे जीते हैं एक विधानसभा, लेकिन बहुत माइनर से वोट से जीते हैं, इतना कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। लेकिन बहुत सारा दुख है, अब इसको शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर सकते। बीते 2 चुनाव में करीब 5 लाख की लीड से जीत चुके लल्लू सिंह की हार न सिर्फ बीजेपी हजम कर पाई है, बल्कि देश की जनता भी हजम नहीं कर पाई है। लेकिन यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, क्योंकि यहाँ जनता ही सर्वोपरि है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो दरअसल यही हमारा लोकतंत्र है जो हमें बार बार चौंकाता है। वैसे अयोध्या की फैजाबाद सीट पर मित्रसेन यादव 3 बार सांसद रह चुके हैं, वो भी अलग अलग पार्टी से। वैसे वो पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से चुने गए थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी। फायरब्रांड बीजेपी नेता विनय कटियार भी इस सीट से 3 बार जीत चुके हैं, मगर मंदिर बनाने के बाद भी बीजेपी हार जाएगी, किसी ने सोचा ना था। मगर मतदाता क्या चाहता है, भगवान राम भी समझ नहीं पाएंगे। दमोह की एक लड़की की एक अजीब सी रहस्यमयी बीमारी से जूझ रही है। इस लड़की के हाथों पर अचानक कट्स आ जाते हैं, जैसे किसी ने चाकू से घाव मारे हैं। इस बीमारी से परिवार के लोग तो परेशान हैं ही, डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे हैं कि मानसिक बीमारी है या कोई जटिल शारीरिक गड़बड़ी। देखिए इस रिपोर्ट को। शरीर पर 100 से ज्यादा घाव, दमोह की विचित्र लड़की, मानसिक बीमारी या कोई रहस्य। हाथों में चाकू से कट के निशान, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा घाव। शरीर से टपकता खून और एक अदृश्य साया। ये कहानी एक पल को आपको हैरान करेगी तो वहीं तस्वीरें विचलित। लेकिन जानना जरूरी है कि आखिर इस लड़की के शरीर पर ये घाव कैसे आए। तो सबसे पहले आप इस लड़की की ही जुबानी उसकी आप बीती सुने। आदमी भाई दिखा थे, इतने बड़े बड़े बाल रखाए कैसे हैं और एक चक्कू लाऊं। ये पूरे आज सुबह की धार लगी थी खून की, जब हम उठ गए ना। वो अनजान चीज है और काट के चला जाता है। हमारे पैर कट जाते हैं अचानक से, हमें पता नहीं चलाता है। और एक कोनो 7 फुट को आदमी आउट है, खूब बड़ा है, और कछु कपड़ा नहीं पहने, लंगोटी बस लगाए हैं, चक्कू लाए, सोई चक्कू हमें मार जाओ और 1 घंटा का हमें बेहोश कर दे, और इसी के बाद में हम होश में आई थी। ये विचित्र कहानी मध्य प्रदेश के दमोह जिले के मुहन्ना गांव की है। 18 साल की लड़की को 1 महीने से अजीबोगरीब सपने आ रहे हैं। जब वो होश में आती है तो उसके हाथ और पैर में गहरे घाव होते हैं। जो भी इन्हें देखता है वो समझता है कि लड़की पर किसी ने धारदार हथियार से हमला किया हो। ये कैसे हैं जौन, ये पूरे आज सुबह की धार लगी थी खून की, जब हम उठ गए ना। माँ का कहना है कि ये घाव अचानक ही आते हैं और अपने आप गायब हो जाते हैं। हाथ, पैर और कमर पर इन गहरे घाव को देखकर कोई समझ नहीं पा रहा है कि आखिर ये निशान आए कहां से। लेकिन इस मामले पर मनोरोग विशेषज्ञ की राय कुछ और है। डॉक्टर इसे मानसिक रोग से जोड़कर देख रहे हैं। उसको अटेंशन सीकिंगलेस बोलते हैं, जिसमें कि माँ बाप बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते। उससे बच्चे ऐसी घटना कारित करते हैं
जिससे कि ध्यान माँ बाप का ध्यान आकर्षित हो या परिवारों का ध्यान आकर्षित हो। ये मानसिक रोग की बीमारी है। ये घाव जो है सुपरफिशियल है और ऐसी जगह पाए गए घाव जो हाथ आसानी से पहुंच जाते हैं, जैसे कि हाथ के निचले हिस्से में और पैर के निचले हिस्से में जो सतह पहुंचाई की चोटें हैं। ये किसी भूत प्रेत कारण नहीं है। पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल चुकी है। हर तरफ दहशत का माहौल है। कुछ गांव वाले इसे भूत की बाधा से जोड़कर देख रहे हैं। वो अनजान चीज है और काट के चला जाता है। बस्ती के लोग भी बता रहे हैं, बस्ती के मतलब परिवार भर के नहीं, बस्ती के लोग भी बता रहे हैं कि उसको काट रहे हैं। इस विचित्र कहानी की हकीकत क्या है, ये कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो चलिए आज के द एडिटर शो में बस इतना ही।